राधे राधे दोस्तों, कहानी के नवे भाग में आप सभी का स्वागत है। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा तुम हमें जाने क्या समझती रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन में जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दे। गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं, और ना तुम ही अख्तर हो चंदर। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी का मेरा मन नहीं करता, मैं क्यों करूँ। तुम गुस्सा मत करो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पाँवों को अपने हृदय से और भी दबा कर कहा, सुधा तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी भी जिम्मेदारी है या नहीं। पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह से पाला है, अब क्या तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ। और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा का तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास की कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुँह दिखाने लायक रहेंगे भला। तो तुम क्या चाहते हो, महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था। हम लोग क्या कहेंगे बताओ। आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और एक फिर बात है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना लपटों में। अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, यह तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से, खेले से और बाद में विजयी हों। तभी तो मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया है। अगर तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों में हम लोग डरते रहे तो कायरता है, और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी। हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटने में मुँह छिपा लिया। क्या यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ। छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों में मेरे प्राणों में अमृत भरा था और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हमें तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि आज अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया है, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी। सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम क्यों नहीं चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं। बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा ने सर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा। बताओ, तुम्ही पर अपना अधिकार भी जमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है। मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा। चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा। इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर, तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा, और इस लड़के के साथ तुम वहाँ भी पढ़ सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं से निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है। सुधा कुछ बोली नहीं। मौन का मतलब हाँ है ना सुधा, चंदर ने पूछा।
सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों को अपने ओठों से चूम लिया और पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा। सुधा, उसने एक गहरी सांस ली। मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी आजिजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पतराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छिपाए चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी, उसे पंखा चल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द भरी आंखों से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेते हुई मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर ने बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे के आटे में आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसका थीसिस का भाग बहुत सा टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहाँ जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का रास्ता ही ठीक है। वह अपनी ज़िंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे वह साइकिल उठाकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने मुझसे कह दिया है उसे पसंद है, डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फ़ायदा? मेरे बस में है क्या? मैं उसे हमेशा तो नहीं रख सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ, उनका गला भर आया। बताओ क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तब जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन माने ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ? चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सी सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर ज़मीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ ज़मीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर कहा, चंदर आओ। छीड़ मुस्कुराहट और उसके ओठों पर दौड़ आई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था, रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदलकर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहकर इससे कमरे में जाकर पंखे में सो। लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो यह कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या ज़रूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाया, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो,
कोई लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का तो मन लग जाए तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गेसू के साथ कर बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला, उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वहाँ उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार पर लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाएं। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छां। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे चंदर, उदास ना हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा ने अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्ज्वल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी। अपने आंचल में पोंछ लूँगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली, चलो अंदर चले, उठ बिनती बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बैठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर फायदा क्या हुआ? ना ऐसे दुखी किया जाए ना वैसे दुखी कर लिया, बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब भी थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर सिकर ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर, अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद स्वयं सुधा बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्यु सैया पर भी होऊंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधा, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान ना होता तो देखती, मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी ना सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाए, बिनती को जगा लाएं। वह कमबख्त अभी भी पड़ी सो रही थी। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंखें मलते बगल में चटाई दाबे और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं। चलो, इसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों मुड़कर उसे देखा और घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में साइस बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है बिल्ली कहीं की, चल आ मेरे पास। बिनती मुस्कुरा कर जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज ना समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठ जाओ। चंदर आगे बैठ गया। बीच में बिनती, इधर सुधा, उधर चंदर। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा विसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा।
यूं ही सुधा ने कहा, आज मन हुआ कि मिस पम्मी की अंग्रेजी कविता सुने। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ कि क्या करूँ। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। उस दूसरी पर सुधा और चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी, शायद उस दिन की घटना को याद करके। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन चंदर से कहा, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और ख़ास तौर पर जब वह कभी कभी मिलते हो। बिनती ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, आओ चंदर यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पान नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफ़े देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती। बिनती ने झेप कर मुँह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटुर गु करके सारा घर गुंजा देती थी और जिस दिन चुप हो जाती थी उन दिनों ज़्यादातर आँख की निगाह, कोपलों की आसनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है। हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ चली। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा। मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने आप को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग से ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अनधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ तक सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुमसे इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो आज आप बहुत पीली नज़र आती हैं। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूंगी अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिएगा। आप बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती, उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बातें सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ़ कीजिएगा, मैंने तो यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकाल कर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे से वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख से इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नार्टन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम बोलती हुई आँखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी
निर्मेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं, और किसी की आंखें के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिंती को अपनी ओर खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती रही, ना मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, काँप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती लेती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सर बिंती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है, यह तुमने कभी नहीं बताया था हमें। फिर कभी सुनाइएगा। हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नाल्टन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चले अब चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब हम फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है। चंदर, इसके पहले तो मन में जैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तूफान बीत गए। तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था, अंग जैसे टूट रहा था और आंखों में ऐसी तीखी जलन की मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिंती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलों से बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया कि यह कल की गर्मी का असर है। बिंती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिंती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया है कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात में बुखार और बेहद बेचैनी रही है, और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर की ओर देखते ही कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिंती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया था और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की एक आंच छलक रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली, अजीब सी अग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिंती से बोली, बिंती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। बिंती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा क्यों पड़ गई है? पड़ गई ना, मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर मत साफ करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर की चाह से भी बचना चाहती है, और तेज कड़वी हाँफती हुई आवाज़ में बोली, बिंती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। चंदर चुप हो गया, एकटक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत और दुलार भरी आवाज़ में पूछा। मैं कहती हूँ, जाओगे नहीं तुम? कौन हो तुम? तुमसे मतलब तुम कौन हो? मेरे भाई हो? मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ कहा भी नहीं। तुम तो पागल तो नहीं हो गई? चंदर ने सुधा के पैरों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्ठी में ढकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथ पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिंती की ओर देखा। क्यों बिंती? बिंती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों पम्मी ने कल कहा?
मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बात सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ, मैं कभी नहीं जाती। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम मेरा हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूँ तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती। जाते हो कि नहीं? और सुधा अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। विंती चौंक उठी। चंदर बरामदे के सोफे पर आकर बैठकर सोचने लगा कि यह सुधा को क्या हो गया है। परसों शाम तक वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा चल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा को गलत मूल्यांकन किया। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह तो चंदर की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंदर की आत्मा है। इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया था। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? क्या उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। विनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? विनती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं, नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते। विनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं विनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा तो मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी जो सुधा की भी किस्मत यह दंड दे रही है? मुझी को सभी बेचैन और दुख मिल जाता। सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? विनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में डुबाकर इंद्रधनुष में लोक में ले गया था, आज हवा के झोंके उससे बादल की ऊंचाइयों से क्यों धकेल देना चाहते हैं? और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद विनती के ममता भरे स्पर्श से में चंदर की आंखें छलछला आई। छी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएंगी। घबराने से काम नहीं चलेगा ना। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए। उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने सारे से पास बुलाकर बैठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने खींच कर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। विनती वही खाना लेकर आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे, पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलक कर गालों पर फिसल कर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए। और जब हृदय डूबने लगा और उसकी पलकों पर उतर आए, सुधा ने देखा, फिर कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई है, जरा लॉन पर चलें। सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। विनती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हो तो कुर्सी उठा रहे हो, कल मर जाऊंगी तो अर्थी भी उठाने आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसा को बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे ओठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे वह ताकत नहीं मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। विनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली?
बैठ तू यहाँ, तू गवाह रहेगी ताकि बाद में चंदर यह ना कहे कि सुधा कमज़ोर निकल गई। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी बेड़ी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल ली और बोली, चंदर, आज कितने ही साल हो गए हैं जब से मैंने तुम्हें जाना है। तब से अच्छे बुरे सभी कर्मों का फैसला तुम ही करते हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहू संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो यह कोई पाप तो नहीं। तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो, और मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं। नहीं, चंदर बोला, और अगर आप अपने उस अंतर द्वंद्व के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हो तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है, और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पाँव पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसु ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया या तुमने मुझसे प्यार किया। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह ना तुमसे छिपा है ना मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतना रोई थी, खींची थी। बाद में मैंने सोचा था कि यह गलत है, यह निस्वार्थ है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, पर मन के अंदर की जो खींच थी वह कुड़न थी, वह कहीं तो उधरती ही, वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहाँ भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने मन में भी उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना था। वह खींच उतरी तुम पर। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुरा कर बोली, ऐसे मत देखो, यह मत समझो कि मैंने आज के व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगी है। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी हो जाओगे और डांटने भी लगोगी। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा यह भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुद खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी। जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी ना रह पाई, फिर उन्हें वह भावना उपासना न दे पाई, तो फिर तुम्हें दुख हुआ तब